हेलो स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे आज पार्ट टू। अभी हमने पार्ट वन पढ़ा था फिजिक्स का। अभी हम पार्ट टू पढ़ेंगे। इस पार्ट टू में जितने भी क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के वो सब करेंगे, और उसके बाद फिर हम बायो का पार्ट करेंगे और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। और सबसे पहले बता दूं कि इसको पार्ट को स्किप ना करें आप लोग, और आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लें अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या है। इसमें दिया हुआ है Zn प्लस CuSO4 टू गिव ZnSO4 और Cu। ZnSO4, Zn क्या है यहाँ पर जिंक है, CuSO4 क्या है कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर ZnSO4 क्या है जिंक सल्फेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका आ गया Cu। क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। ये जो गिवन इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, यानी किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये जो Zn था, इस Zn ने Cu को हटा दिया इसकी जगह से और इसकी जगह पर आ गया, और यहाँ पर देखिए ये इसकी जगह पर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सब्सटेंस ने किसी दूसरे सब्सटेंस को हटाया। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी इन चारों में से, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है, इसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट। दो आयन या दो एटम किसी दो आयन या दो एटम को हटा दें तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है। तो आपका जो आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या विस्थापन अभिक्रिया आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है दूसरा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी है। देखिए ये आपके केमिस्ट्री में तीन क्वेश्चंस हैं, इन तीन क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें कई पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है, बी में क्या पूछ रहे हैं इन द फॉलोइंग गिवन सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, बॉइलिंग हो सकता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के जरिए हम हटा सकते हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस के जरिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कह रहे हैं जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर विरंजक चूर्ण। आगे चलते हैं सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज OH एज फंक्शनल ग्रुप। ये कह रहे हैं किस कंपाउंड के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो अब इसको हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या है निम्नलिखित में से यौगिक में से OH एक क्रियात्मक समूह है। किसका समूह है, ब्यूटेनॉन का, ब्यूटेनॉल का, या ब्यूटेनोइक अम्ल का, या ब्यूटेनल का। तो देखिए जब भी OH ग्रुप आता है इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है ऑल होता है। IUPAC सिंबल अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ऑल होता है। तो यहाँ देखिए ऑल कहाँ पर है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, यानी टू ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, और इस पार्ट में हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या क्या है। देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप की टेबल बना रखी है। तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल में क्या क्या है आपके पास ये देख लें। आपको याद रखना है इसको, OH को कहते हैं अल्कोहल, और इसका जो सिंबल होता है IUPAC सिंबल OL होता है, OL ऑल। फिर आता है COOH, ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर कार्बन चेन में ये आ रहा हो तो इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, और इसका IUPAC नेम होता है ओइक एसिड, OICASACID एसिड। ठीक है, चलिए CO को देख लेते हैं। CO ये क्या होता है कीटोन होता है, और इसको हम ओन से जानते हैं, IUPAC नेम इसका ओन होता है। इसी तरह से CHO है, CHO को हम अल्डिहाइड कहते हैं और इसका सिंबल क्या होता है अल होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहे हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। दूसरा क्या है एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, और केमिकल रिएक्शन भी बतानी है एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ देखिए हिंदी में देख सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इसके आंसर पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के। ए पार्ट है, तो देखिए व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा हो
और रिडक्शन हो रहा हो इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होते हैं। उसके बाद रिडॉक्स अभिक्रिया हम कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं साथ साथ, इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ पर CuO है और यहाँ क्या है H2O। ये H2 नहीं है, H2O है, ठीक है। तो ये H2 है, इस Cu के पास से O हट गया। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिडक्शन आ चुका है। उसके बाद क्या हुआ, H के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ आकर ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, H का हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दीज आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, क्या होती हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और नई प्रॉपर्टी भी बनती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या हिंदी में अगर इसको कहें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा तरीका जिसमें नए सब्सटेंस अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, हीट करते हैं या जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक वाइट पाउडर मिलता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन 6 के सी पार्ट में कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है और एटॉमिक रेडियस का इस पर क्या असर पड़ता है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड के अंदर। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल होती है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम इसको कहते हैं। इसको बनाते कहते हैं, किसने बनाया था इसको, सबसे पहले बॉर्ड्स ने इसको प्रपोज किया था या बनाया था। तो बॉर्ड्स ने इसको क्या किया था, बनाया था। इस टेबल में क्या होता है, एलिमेंट इस तरह एलिमेंट जो होते हैं वो एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर, सॉरी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किए जाते हैं। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो होता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है, हिंदी में हम पढ़ लेते हैं, यहाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये बॉर्ड ने बनाई थी। इस टेबल में एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में हॉरिजॉन्टल रो में लगाया जाता है, और हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब यहाँ रेडियस पर क्या असर पड़ता है इसका, लेफ्ट से राइट जाने में हमें पीरियड में क्या होता है, रेडियस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है हमारा। इसमें पूछ रहे हैं IUPAC नेम क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है, तो ये आपको दिख रहा है COOH, इसको हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिला। तो फंक्शनल ग्रुप हमें किधर से पहले मिल रहा है, राइट हैंड से मिल रहा है या लेफ्ट हैंड से। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड से हमें पहले मिल रहा है, इधर से मिल रहा है पहले, लेकिन हम नंबरिंग उधर से करेंगे अब जिधर से हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो हमने यहाँ से नंबरिंग करना शुरू की COOH से। तो 1 2 3 4 5, देखा हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, 5 कार्बन की चेन को। अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखेंगे। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, दो है यहाँ फंक्शनल ग्रुप। एक है आपका CH3, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 है। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे इस मिथाइल की सबसे पहले, क्योंकि दो बार है इसलिए 4 4 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 5, तो इसका हो गया पेंट। और फर्स्ट पोजीशन पर है ओइक एसिड, इसको हम क्या कह देंगे, पेंटेनोइक एसिड। तो ANE इन में से हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और वहाँ क्या लिख देंगे, ओइक एसिड लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड वाला हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी ये वाली चेन है। तो ये हमने सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। तो फंक्शनल ग्रुप हमें किधर से पहले मिल रहा है, राइट हैंड से। तो 1 2, इसको कह दिया हमने 3, और इसको कह दिया हमने 4। तो अब नंबरिंग हमने कर ली। अब हम इनके नाम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक ये है क्लोरीन, और एक है हमारे पास अल्कोहल या ऑल कह सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन है इसका हम नाम पहले लिखेंगे इसकी पोजीशन के साथ। तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो CHLORO,
CHLORO, टू क्लोरो, नाम आएगा आप चेन का ब्यूट। तो आंसर क्या आएगा यहाँ ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन, ई हट जाएगा और लास्ट में जो लिखा हुआ है OH तो इसका आ जाएगा ऑल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को जल्द से जल्द। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कर रखा है, आप इसको देख लें। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है 4,4 एसिड, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, बी पार्ट है, इसमें कोरोजन के बारे में पूछा गया है। कोरोजन क्या होता है और इसको कैसे रोक सकते हैं। तो कोरोजन क्या होता है वो देख लें आप। तो कोरोजन क्या होता है, ऐसा तरीका होता है, वह क्रिया जिसमें धातु के परतें हटने लगती हैं जब इनसे क्या होता है वायु, नमी और रसायन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या होता है कोरोजन का मतलब, जब वो हमारा जो मटेरियल होता है, कोई भी मेटल होता है, उसकी जो ऊपरी परतें होती हैं वो हटने लगती हैं, उस पर जंग आ जाती है। जब हवा, पानी या केमिकल के ज़रिए वो क्या होता है अफेक्ट होता है। ठीक है, उस पर असर आता है इसका, हवा का, पानी का या फिर केमिकल का, तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो हटने लगती है धीरे धीरे। इसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ओ सॉरी इसको कोरोजन कहते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन्स की एग्जाम्पल हो जाएगी, या उदाहरण के तौर पर हम देख लें लोहे पर जंग आना, यही होता है। अब इसको कैसे रोकते हैं, तो आप सिर्फ वो जो ये पॉइंट्स हैं ब्लैक वाले, इन्हीं को आप याद रखेंगे। तो ब्लैक वाले पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। तो पहला क्या होता है, पेंटिंग होता है, पेंटिंग के जरिए हम रोक। दूसरा ग्रीजिंग हो सकता है, ग्रीजिंग के जरिए रोक सकते हैं, या ऑयलिंग। और तीसरा क्या हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन के जरिए हम इसको रोक सकते हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, और अगला है होमोलोगस सीरीज। तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है जल्द से जल्द। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है एटम या फिर मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का किसी दूसरे कंपाउंड के एटम या मॉलिक्यूल को हटा देता है उसकी जगह से, उसे हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए CH3Cl प्लस OH टू गिव CH3OH प्लस Cl। इसके बाद यहाँ हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है किसी कंपाउंड का एक अणु या मॉलिक्यूल किसी दूसरे अणु या मॉलिक्यूल के स्थान को ग्रहण कर लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं CH3 वाली जो रिएक्शन है। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में बात कर लेते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले सुन लें और उसको नोट कर लें जो मैं बोल रहा हूँ। क्या होता है, द dirt present in the dirt present on the cloth is organic in nature। तो हिंदी में लिखें इसको कि जो डर्ट होती है किसी क्लॉथ पर जब लग जाती है, जब वो गंदगी किसी कपड़े पर लग जाती है और वो ऑर्गेनिक नेचर की होती है और पानी में नहीं घुलती है, तो इससे क्या होता है कितना ही हम इसको पानी से धो लें तो ये हटेगी नहीं। और जब इसमें सोप को घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है इस पानी में जिसमें ये कपड़ा पड़ा हुआ है, तो जो सोप का हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो अटैच हो जाता है इस गंदगी से और इसको रिमूव कर देता है यानी हटा देता है इस कपड़े से। इसी को हम कहते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यानी कि जो साबुन होता है इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता हो, ठीक है, जो पानी से दूर भागता हो उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी के करीब आता हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक वाला एंड होता है वो उस डर्ट से उस गंदगी से चिपक जाता है और चिपकने के बाद क्या होता है वो उसको वहाँ से खींच लेता है यानी हटा देता है। इसी को कहते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, भाषा में हमने आपको बताया है। आगे चलते हैं, लास्ट है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बता देते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो देखिए हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है। तो ऐसी सीरीज या ऐसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर और रासायनिक प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और हर ग्रुप में CH2 का अंतर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप होता है जिसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो क्या होता है इसमें
हर ग्रुप के अंदर CH2 का फर्क होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 8 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 8 का जो सेकंड पार्ट था उसमें लिखा हुआ था रिएक्शंस जो हैं वो बताइए कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये हैं 7 रिएक्शन है, इन सातों रिएक्शन को लिखना होगा आपको। तो सातों रिएक्शन को लिख के हमने बताया है। यहाँ देखिए इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है सोडियम टू प्रोड्यूस सोडियम इथोआइड इथोजाइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसके मैंने आंसर लिख दिए हैं, बस आप पीछे से क्वेश्चन को नोट करें और यहाँ से आंसर लिखते चले जाएं। ठीक है, इसको लिख लें और इसको फिर एक बार याद रख लें। ठीक है, यही आपका पेपर में कुल देखने को मिल सकता है। ये सारी रिएक्शंस के आंसर हैं, तो हम दिखाई देते हैं आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और ये है यहाँ पर 7। तो इसको आप याद कर लें, समझ लें अच्छे से। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा के यूज़ और इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं इसके तरीके पूछ रहे थे, क्या होता है, ये रह गया था हमारा क्वेश्चन, इसको और कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसमें पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा के यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आपको पहली फुर्सत में इसको याद रखना है, ये इसका केमिकल फार्मूला है बेकिंग सोडे का NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है। इसका यूज़ क्या है, पहला है इसको बेकिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा किसी स्किन डिजीज़ में एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको भी दूर करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा पीते हैं वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लैब में हम इसको रिएजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या बेकिंग सोडे को इज मेड बाई सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट को सैचुरेट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, एक वाइट क्रिस्टल, क्या मिलेगा हमें, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर मिलेगा, जो कि सॉल्युबल नहीं होगा इसके अंदर, जो हमने सैचुरेटेड किया है सॉल्यूशन को। और क्या होगा, फिर हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप दो चीज़ें और याद रखेंगे, एक और याद रखें, यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट और वाशिंग सोडा, इसके यूज़ क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी याद रख लें। तो Na2CO3 कहते हैं हम किसको, वाशिंग सोडा को, इसका ये केमिकल फार्मूला है वो वाशिंग सोडा का, याद रखिएगा इसको, हो सकता है ऑप्शन में पूछ लिया जाए। और इसके साथ साथ इसके यूज़ याद रखिएगा, यूज़ क्या होते हैं, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको। एक तो हम ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, ग्लास को बनाने में, कांच को बनाने में। दूसरा हम कपड़े की इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम कपड़े को धोते हैं लॉन्ड्री वगैरह में। तीसरा हाउस होल्ड क्लीनिंग, यानी हम घर को धोने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा पानी को सॉफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ब्लीचिंग पाउडर का भी हम इस्तेमाल सॉफ्ट करने में कर सकते हैं। उसके बाद हम सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं याद रखिएगा, इसको सॉल्वेट प्रोसेस के ज़रिए तैयार किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। और एक तीन चीज़ें और याद रखनी है, जैसे अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्कीन होता है, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। मान लीजिए एक हमारा अल्कीन है और एक होता है हमारा अल्कीन और एक होता है हमारा अल्काइन। तो इनके हमें जनरल फॉर्मूले याद रखने हैं, क्या क्या होते हैं वो बता देता हूँ। ये होता है CnH2n+2, क्या होता है, Cn, एन यहाँ छोटा सा बनेगा, उसके बाद H2n, H2n, तो देखिए यहाँ H2n में लिख रहा हूँ, H2n+2, ये क्या है, जनरल फार्मूला होता है अल्किन का, तो आप लिख लें इसके आगे। तो अल्किन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसके बाद अल्किन के हम बारे में बात कर लेते हैं, तो अल्किन का क्या होता है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं अल्कीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्कीन। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, उस जनरल फार्मूले में क्या होगा, यहाँ जो आपका अल्कीन है उसमें से यहाँ ये जो 2 है प्लस का ये हट जाएगा, तो ये आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा किसका, अल्कीन का। ठीक है, तो यहाँ ये आपका जनरल फार्मूला किसका हो जाएगा,
अल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया। इसी तरह से आप आते हैं अल्काइन। अल्काइन जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। तो अल्काइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अल्काइन, ALKYNE अल्काइन। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये आपका जनरल फार्मूला किसका हो गया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। ये तीनों के जनरल फार्मूले हो गए, बस इसी को आपको याद रखना है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, हम थर्ड पार्ट में इसमें मिलेंगे और बायो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।